हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 6th लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। और आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में खौरलाश लॉ और उसका एप्लीकेशन बताया था, ठीक है। उस पर न्यूमेरिकल मैंने कुछ करवाए थे। और अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। आपको याद होगा मैंने कहा था कि पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक था कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते थे बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस कहते थे। और डिवाइस का क्या नाम था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और उसमें सारी कहानी हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं और वो है कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी अब हम ठीक उल्टा प्रोसेस करने जा रहे हैं। मतलब ये वो स्टेज है बैटरी का जिसमें बैटरी अगर लाइट चली जाए तो बैटरी क्या करेगी बच्चों, बाहर करंट रिलीज़ करना शुरू कर देगी। इन्वर्टर में जो बैटरी लगी हुई थी, तो वो जो केमिकल एनर्जी आपको याद होगा, केमिकल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से जा रही थी बैटरी में, वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही थी। अब जो केमिकल एनर्जी स्टोर हो गई, पूरी तरह बैटरी चार्ज हो गया, तो अब अगर लाइट चली जाएगी तो फिर क्या होगा, जो केमिकल एनर्जी स्टोर थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर के बाहर जाएगी। तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेस इज नोन एज, बोलिए क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहते थे इसको। और उस डिवाइस का नाम क्या था, एंड द डिवाइस इन विच electrochemical reaction take place is known as electrochemical cell। क्या कहते हैं बच्चों इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, ठीक है। इसी का एक और भी नाम बताया था मैंने, इसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं बच्चों, ठीक है जी। और इसका एक और भी नाम बताया था, इसको डैनियल सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन पे अंडरलाइन करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे अंडरलाइन करेंगे। तो मैंने क्या कहा, केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। और डिवाइस का नाम क्या बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं या गैल्वेनिक सेल कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले गैल्वेनिक सेल क्या होता है, ठीक है बच्चों, इसको मिटा दूं। यहाँ पर ये जो गैल्वेनिक सेल की जो हम बात करेंगे, तो ये बात जो है कोई नई बात नहीं होगी। हम लोगों ने 11th में भी पढ़ रखा है गैल्वेनिक सेल के बारे में, रिडॉक्स चैप्टर में, तो थोड़ा आप लोग को आइडिया होगा, ठीक है बच्चों। तो हेडिंग में डालेंगे गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल क्या है, इसी का नाम डैनियल सेल भी कहते हैं इसको। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इसी का वो बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं, ठीक है। अब द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को कैसे बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इज नोन एज गैल्वेनिक सेल, ठीक है जी बच्चों। हम इसका नाम बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही नाम लिखेंगे, आप लोग को अपने आप समझ जाना है, ठीक है बच्चों। तो ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को
क्या करता हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता हो। ये कौन सा केस है, जब बैटरी चार्ज हो चुकी थी, अब बैटरी बाहर करंट रिलीज करना शुरू करेगी, अगरचे लाइट चली जाएगी तो। ठीक है जी। आइए हम लोग देखते हैं गैल्वेनिक सेल होता क्या है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, ये कैसे काम करता है। तो इसका ये डायग्राम हम लोग देखेंगे। ये डायग्राम जो है बच्चों हम लोग 11th में भी देख चुके हैं, और जैसे जैसे मैं आपके सामने इसका डायग्राम बनाऊंगा तो शायद थोड़ा बहुत आपको याद आ जाए। वैसे तो चांस कम ही है कि आप लोग को याद आएगा, क्योंकि 11th की बात कौन याद करता है। ठीक है बच्चों, ये जो गैल्वेनिक सेल है बेसिकली ये दो हाफ सेल का कम्बिनेशन है। एक हाफ सेल है जिसमें कॉपर रॉड है, यानी कॉपर रॉड इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा। बच्चों इधर जिंक रॉड लेंगे, कॉपर नहीं लेंगे, जिंक रॉड लेंगे और इसको 1 मोलर ZnSO4 सोल्यूशन में डिप कर देंगे। ठीक है बच्चों। और दूसरी तरफ जो दूसरा हाफ सेल लेंगे बच्चों, वो कॉपर रॉड लिया जाएगा और उसको 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर देंगे। ठीक है बच्चों। और इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे एक्सटर्नल वायर से, और फिर इसको आमीटर से जोड़ देंगे। आमीटर क्या करता है मालूम है ना, ये करंट फ्लो को बताता है। इसका जो निडल होगा वो हमें बताएगा कि करंट फ्लो कर रहा है। ये की है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा। ठीक है जी। तो ये गैल्वेनिक सेल दो हाफ सेल का कम्बिनेशन है, इधर वाला प्लस है, इधर वाला माइनस है। ठीक है जी। और इसमें क्या होता है बच्चों, ये वाला पार्ट एनोड है और ये वाला पार्ट कैथोड है। आप बोलेंगे सर ये तो कैसे हम याद रखेंगे, तो मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, याद करो, उसमें जो यहाँ पर कैथोड राइट साइड में होगा लेकिन इस पर माइनस साइन होगा और इस पर प्लस साइन होगा, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ माइनस साइन है, उधर प्लस साइन है। ठीक है, ये फ़र्क होता है। और इसमें क्या होता है बच्चों कि जिंक रॉड 1 मोलर ZnSO4 सोल्यूशन में डिप किए हुए हैं। ये याद रखिएगा उसूल कि जो मेटल लेंगे उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया जाएगा। जिंक लिया तो जिंक का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया है, 1 मोलर लिया है, यानी स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिया हुआ है। ठीक है जी। उसी तरह कॉपर लिया है तो कॉपर भी 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया हुआ। और ये दोनों हाफ सेल बच्चों आपस में इंटरकनेक्ट होता है। तो वो जो इंटरकनेक्ट होता है दो तरीके से कनेक्ट होता है, एक तो एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट होता है। ठीक है जी। और दूसरा एक यू आकार का ट्यूब होता है, ग्लास का होता है ये, और इसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं बच्चों, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, KCl सॉल्यूशन होता है और साथ में अगर अगर होता है, अगर अगर। अब बोलेंगे सर ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, अगर अगर क्या होता है, तो इसको समझ लो। अगर अगर बेसिकली एक तरह का एल्गी होता है। बायोलॉजी वाले बच्चे जानते होंगे, जो एल्गी हम पढ़ते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, तो उसमें एक टाइप होता है अगर अगर। ये एल्गी जो होता है इसको, है ना, जब हम इसको सुखा के, है ना, पाउडर बनाते तो ये ग्रीन कलर का पाउडर होता है। और उस पाउडर में क्या करते हैं, KCl मिला करके, KCl बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, सुपर सैचुरेटेड बना देते हैं सॉल्यूशन को। KCl का अगर अगर के साथ मिक्सिंग करके उसका पेस्ट बना के इस ट्यूब में क्या करते हैं, पूरी तरह से भर देते हैं इसको। ठीक है। इसका काम क्या होगा अभी हम आपको बताएंगे, पहले इसको डायग्राम को समझ लीजिए। तो ये जो गैल्वेनिक सेल है ये दो हाफ सेल का कम्बिनेशन है, एनोड और कैथोड है। इधर ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ठीक है, इधर ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और इधर क्या है, रिडक्शन हाफ सेल है। ठीक है जी, रिडक्शन हाफ सेल। और आपको ध्यान रखना कि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है जी। और यहाँ पर सिर्फ साइन का फ़र्क है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ये साइन जो यहाँ राइट साइड में प्लस है वो राइट साइड में माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा।
अब हम देखेंगे तो गैल्वेनिक सेल दो हाफ सेल का कम्बिनेशन है, इसको एक्सटर्नल वायर से जोड़ रखा है, एक्सटर्नल सर्किट से, और साथ में एक इंटरनल सर्किट भी है जो यू आकार का ट्यूब है, वो उसमें सॉल्ट ब्रिज होता है, इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। इसमें KCl विथ अगर अगर का पेस्ट मिला करके इसमें भर देते हैं। और ये जो एरिया है ब्लैक रंग का जो दिख रहा है, ये स्टॉपर है। स्टॉपर का मतलब ये है ना, कॉटन प्लग होता है बेसिकली। क्या होता है? कॉटन प्लग होता है, यानी कॉटन का प्लग, यानी स्टॉप करने के लिए, क्योंकि सोल्यूशन पूरा का पूरा इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में ना मिल जाए, तो इसके लिए यहाँ पर एक कॉटन का प्लग क्या लगा रखा है, नॉब की तरह लगा रखा है, ये इसको ब्लॉक करता है। अब होता क्या है कि जब दोनों हाफ सेल को हम आपस में जोड़ेंगे एक्सटर्नल सर्किट से और इंटरनल सर्किट से, तो क्या होगा कि ये जो जिंक रॉड है वो डिप्लीट करना शुरू कर देगा। ज़रा बात को समझना इत्मीनान से, डिप्लीट करना शुरू करेगा। डिप्लीट करने का मतलब कि जो जिंक रॉड है वो रॉड Zn2+ बन के सोल्यूशन में आकर के आयन के फॉर्म में Zn एटम Zn2+ बन के सोल्यूशन में आके गिरना शुरू हो जाएगा। अगर जब इस हाफ सेल को इस हाफ सेल से जोड़ेंगे तो Zn2+ में बदलेगा। अब ध्यान से देखो, Zn जब Zn2+ में बदलेगा तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्योंकि Zn जब Zn2+ में बदला तो डेफिनेटली वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और यही 2 इलेक्ट्रॉन इस सॉल्यूशन में नहीं आके गिरेगा, बल्कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सटर्नल सर्किट से होता हुआ, की से होता हुआ, अमीटर से होता हुआ, पंखा से, बल्ब से होता हुआ, क्योंकि इधर वाले एरिया में क्या प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ जनरेट होगा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से सर्किट से होता हुआ इस प्लस वाले इलेक्ट्रोड पे आ जाएगा। और यहाँ पर सॉल्यूशन में कौन मौजूद है? कॉपर 2+ आयन, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया हुआ मैंने, यहाँ ZnSO4 सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर पहले से Zn2+ SO4 आयन मौजूद है सॉल्यूशन में, ठीक है। और ये सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा शुरुआत में, जब हमने इस हाफ सेल को इस हाफ सेल से नहीं जोड़ा। लेकिन जैसे ही इस हाफ सेल को उस हाफ सेल से, यानी जिंक वाले हाफ सेल को कॉपर वाले हाफ सेल से जैसे ही कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि Zn2+ में बदल के सॉल्यूशन में आके गिरना शुरू हो जाएगा। जब याद रखिएगा शुरुआत में ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है, यानी जितना Zn2+ आयन था उतना ही SO4 आयन है, और जैसे ही मैंने इस हाफ सेल को उस हाफ सेल से जोड़ा तो Zn जो रॉड पे एटम जमा है वो डिप्लीट करना शुरू करेगा, यानी टूट के Zn2+ बन के सोल्यूशन में आके गिरना शुरू हो जाएगा। और जो 2 इलेक्ट्रॉन वो निकालेगा वो एक्सटर्नल सर्किट से होता हुआ, एमीटर से होता हुआ, पंखा से होता हुआ, बल्ब से होता हुआ दूसरे हाफ सेल में, रिडक्शन हाफ सेल में पहुंचेगा। और आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डिप्लीशन हो रहा है, यानी Zn2+ बन के सोल्यूशन में आके गिर रहा है। और यही कहानी यहाँ पर इस हाफ सेल में होता है कि जब इस हाफ सेल का इससे कनेक्शन नहीं होगा तो इसमें जितना कॉपर 2+ आयन होगा उतना ही सल्फेट आयन होगा, सोल्यूशन न्यूट्रल रहेगा। लेकिन जैसे ही Zn2+ बन के 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर 2+ आयन क्या होगा, इस रॉड पे आके डिपॉजिट करना शुरू हो जाएगा। मतलब ये रॉड जो होगा डिप्लीट करेगा, यानी धीरे धीरे पतला होता चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि Zn2+ बन के सोल्यूशन में आके गिर रहा है। और जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहा है तो वो क्या कर रहा है, इस सॉल्यूशन में जो कॉपर 2+ आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर 2+ आयन वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर रॉड पे क्या होगा, एटम बन करके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम इस बात को लिखेंगे कैसे, इधर वाला ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्यों बोला, सोच के देखो, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हो रहा है बोलो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में Zn सॉलिड किस में बदल रहा है बच्चों, Zn2+ में बदल रहा है, और एक्वस लिख दे रहे हैं साथ में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है बच्चों, अब यही 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचा, दूसरे वाले हाफ सेल में, कॉपर वाले हाफ सेल में, वहाँ क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है बच्चों, अब रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा कि जो कॉपर 2+ आयन इस सॉल्यूशन में मौजूद था, वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहुँचा, क्यों पहुँचा, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है, इसके पोटेंशियल डिफरेंस में ये वाला एरिया प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर यहाँ पहुँचेगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कॉपर 2+ आयन सॉल्यूशन में मौजूद है, वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर 2+ एक्सेप्ट कर लेगा, और वो क्या करेगा बच्चों, इस रॉड पे आके डिपॉजिट करना शुरू कर देगा, यानी कॉपर सॉलिड के फॉर्म में आके जमा होना शुरू हो जाएगा। यानी ये रॉड धीरे धीरे पतला होता चला जाएगा और ये रॉड धीरे धीरे मोटा होता चला जाएगा। अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, Zn सॉलिड
प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस, यही होगा रिएक्शन। जो हो रहा है वही हम दिखा रहे हैं। Zn सॉलिड कॉपर 2 प्लस से एक तरह से रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, और ये क्या हो रहा है, Zn 2 प्लस में बदल जा रहा है और ये कॉपर सॉलिड में बदल जा रहा है। यानी देखो ध्यान से, यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। देखो केमिकल चेंज हो रहा मतलब Zn सॉलिड Zn 2 प्लस में बदल रहा है और कॉपर 2 प्लस आयन कॉपर में बदल रहा है। देखो केमिकल चेंज हुआ और इसी केमिकल चेंज के रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है। यही इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट, और यही इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्किट में घूमता है। अब आपके पास एक सवाल आपके मन में आएगा कि सर ये तो समझ में आ गया कि इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ओवरऑल सेल रिएक्शन ये। तो आपसे पूछेगा गैल्वेनिक सेल का है ना रिएक्शन दिखाओ, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल का रिएक्शन है ये, रिडक्शन हाफ सेल का, ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपके मन में कई तरह का सवाल आएगा। सबसे पहला सवाल ये आएगा कि सर जब हमने इस जिंक वाले हाफ सेल को कॉपर वाले हाफ सेल से जोड़ा तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, कॉपर ने ले लिया। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कॉपर छोड़ता और जिंक ले लेता? तो उसकी वजह सिंपल सी है। अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा रिएक्टिविटी सीरीज और 11th में भी पढ़ा है रिएक्टिविटी सीरीज, तो आपने पढ़ा होगा कि जो जिंक का जो पोजीशन होता है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, यानी जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, और जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक ने यहाँ इसलिए इलेक्ट्रॉन छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर जिंक का कॉम्बिनेशन कॉपर के साथ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिंक का खानदानी पेशा कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। वो डिपेंड करेगा कि जिंक किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिंक कॉपर के साथ जुड़ा हुआ है मेरे बच्चों, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा, कॉपर ले रहा। लेकिन अगर मान लो कि इस जिंक वाले हाफ सेल को कॉपर से ना जोड़ के अगर मैग्नीशियम वाले रॉड से जोड़ देते, मान लो फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या होता कि उस केस में मामला पलट जाता, यानी मैग्नीशियम छोड़ता इलेक्ट्रॉन और जिंक लेता। मतलब ये कि जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन छोड़ने का काम करता है, जो मेटल कम रिएक्टिव होता है वो हमेशा लेने का काम करता है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर ये वही बात है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि जैसे मान लो अगर मैं कुश्ती लड़ रहा हूँ फॉर द एग्जाम्पल, अब मान लो कि मैं है अयान से कुश्ती लड़ रहा हूँ, तो डेफिनेटली अयान से कुश्ती लड़ूंगा तो क्या होगा, है ना, एक झटके में है ना जीत जाऊँगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कैसे सर जब भी है ना कुश्ती लड़ेंगे तो जीत ही जाएंगे। ये तो डिपेंड करेगा ना कि किसके साथ हम कुश्ती लड़े हैं। अगर हम आयान के साथ कुश्ती लड़े हैं तो डेफिनेटली हम जीत जाएंगे। लेकिन अगर मान लो कि अगर मेरा जो है WWF वाले किसी है ना ग्रेट खल्ली से अगर सामना हो जाए तो डेफिनेटली हार जाएंगे ना। इसका मतलब है कि मेरे अंदर जीतने वाली भी टेंडेंसी है और हारने वाली भी टेंडेंसी है, यानी कि मैं जीत भी सकता हूँ और हार भी सकता हूँ। वो डिपेंड करता है कि मैं किससे कुश्ती लड़ने गया हूँ। ठीक यही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि जिंक कॉपर के साथ कॉम्बिनेशन में गया था तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, कॉपर ने ले लिया। ये बात मैंने सिंपल भाषा में समझाई है, इसका टेक्निकल भाषा अभी आपको थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि जिंक Zn2+ में बदला है यानी इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो इसलिए ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हुआ, और दूसरा कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये रिडक्शन हाफ सेल हुआ, क्योंकि ये रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन होता है। सिर्फ फर्क ये याद रखिएगा कि ये माइनस और प्लस साइन है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में साइन पलट जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर आपसे कई बार 2 नंबर का सवाल आएगा कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फ़र्क बताओ, तो ये मैं आगे जाके लिख दूंगा क्या क्या डिफरेंस होता है। लेकिन फिलहाल मोटा मोटा फ़र्क समझ लो कि यहाँ पर जो एनोड होता है वो माइनस होता है और कैथोड प्लस होता है, और वहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये माइनस होगा और वो प्लस होगा, यानी ठीक उल्टा प्रोसेस होगा। जो गैल्वेनिक सेल में होगा उसका उल्टा प्रोसेस क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा। ठीक, दूसरी बात ये कि ये जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस है। देखो जैसे ही जिंक वाले हाफ सेल को कॉपर वाले हाफ सेल से जोड़ा तो अपने आप इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी अपने आप होने वाला रिएक्शन है, यानी हम कुछ भी ना करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्लो करना शुरू कर देगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि जब तक आप करंट बाहर से भेजेंगे नहीं तब तक आयन डिपॉजिट नहीं होगा, यानी उसमें एनर्जी लगातार दे रहे हैं, यानी उसको
हम चार्ज करने के लिए बाहर से करंट भेज रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्लो कराने लगेगा। ठीक है बच्चों, अब आइए, तो यहाँ पर जिंक ने इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ा, कॉपर ने क्यों लिया? क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव था देन कॉपर, इसलिए जिंक ने छोड़ा, कॉपर ने ले लिया। इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं, लेफ्ट वाले को, राइट वाले को रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। साइन उल्टा होगा, माइनस प्लस, उधर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक सवाल और मन में आएगा कि सर ये जो आपने ये जो ट्यूब लगा रखा है सॉल्ट ब्रिज, इसका क्या काम है? तो मैं इसका काम बताता हूं। ये बैटरी, ये जो है गैल्वेनिक सेल का इंटरनल सर्किट है। जैसे आपने देखा होगा घर में आपके वायरिंग होती है, तो बल्ब जो जलता है उसमें देखा होगा वायर में 2 कलर का वायर होता है, एक वायर होता है ब्लू कलर का, एक वायर होता है लाइट रेड कलर का, कॉम्बिनेशन में होता है, या ग्रीन और रेड ऐसे कुछ होगा, है ना। तो एक दोनों में क्या फ़र्क होता है? एक लाइव वायर होता है, लाइव वायर मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, और एक अर्थिंग वायर होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ठीक यही मसला है। ये जो है लाइव वायर है, यानी ये इलेक्ट्रॉन वाला वायर है, और ये क्या है? ये क्या? अर्थिंग वाला वायर। तो अर्थिंग वाला वायर का मतलब यहाँ अर्थिंग से मुराद ये नहीं है, यानी इसको गर्म वायर कहते हैं। बिहार में अगर कहोगे तो इसको कहेंगे गर्म वायर, इसको कहेंगे ठंडा वायर। ठीक है जी, आप बोलेंगे सर ये गर्म वायर तो समझ में आया कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा, ये ठंडा वायर आई मीन सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है? तो देखो इसको समझ सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। बोलेंगे सर दिमाग कहाँ है सर हमारे पास? तो है नहीं तो हमसे उधार ले लीजिए। अब देखिए बच्चों, ये जो है जब हमने इस हाफ सेल को अकेला अगर छोड़ दें तो इसमें क्या होगा? सोल्यूशन न्यूट्रल रहेगा। ध्यान से देखना, जितना Zn2+ रहेगा उतना ही सल्फेट आयन रहेगा, सोल्यूशन न्यूट्रल रहेगा। उसी तरह ये वाला हाफ सेल भी है ना, जब इसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं देंगे तो ये भी सोल्यूशन क्या रहेगा मेरे बच्चों? न्यूट्रल रहेगा। जितना कॉपर 2+ होगा उतना ही सल्फेट 2- होगा। तो ये दोनों सोल्यूशन न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही इस वाले हाफ सेल को उस वाले हाफ सेल से जोड़ा तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा मेरे बच्चों कि Zn2+ बन के सोल्यूशन में आके गिरना शुरू हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना शुरू कर देगा। तो इससे क्या होगा? सोचो, दिमाग लगाओ। ये सोल्यूशन शुरुआत में क्या था बच्चों? न्यूट्रल। लेकिन जैसे ही इस हाफ सेल को मेरे बच्चों उस हाफ सेल से जोड़ा तो वैसे ही क्या होगा? ये वाला हाफ सेल का जो रॉड होगा डिप्लीट करना शुरू करेगा, Zn2+ बन के सोल्यूशन में आके गिरना शुरू होगा। तो सोचो जरा कि ये सोल्यूशन में Zn2+ आयन का नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा लगातार, बोलो। और जब Zn2+ में लगातार बदल के सोल्यूशन में आके गिरना शुरू हो जाएगा तो ये सोल्यूशन तो शुरुआत में न्यूट्रल था, जितना Zn2+ था उतना ही सल्फेट आयन था। लेकिन जैसे ही हमने Zn का कॉम्बिनेशन हाफ सेल का कॉपर वाले हाफ सेल से दिया तो Zn2+ में बदलना शुरू हो जाएगा और ये Zn2+ सोल्यूशन में आके गिरना शुरू हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? ये सोल्यूशन धीरे धीरे मित्रों पॉजिटिव 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 और ज़्यादा पॉजिटिव होता चला जाएगा, क्योंकि Zn2+ बढ़ रहा है। अब यही बात उधर सोचो, जब ये Zn2+ में बदल रहा था तो ये सोल्यूशन पॉजिटिव हो रहा था, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन भेज रहा था, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा था? इस सोल्यूशन में आ रहा था। और इस सोल्यूशन क्या था? पहले न्यूट्रल था, यानी जितना कॉपर 2+ था उतना ही उसमें सल्फेट आयन था। लेकिन जैसे ही यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पहुँचा मित्रों, तो ये जो कॉपर 2+ आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से वहाँ पहुँचा है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड बन के जमा होना शुरू हो जाएगा रॉड पे। अब जरा सोचो, अगर ये सॉल्यूशन शुरुआत में न्यूट्रल था और जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँचा तो कॉपर 2+ कॉपर बन के रॉड पे जमा होना शुरू हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन में कॉपर 2+ आयन का नंबर क्या होना शुरू हो जाएगा? पहले तो कॉपर 2+ और सल्फेट आयन का नंबर बराबर था क्योंकि सॉल्यूशन न्यूट्रल था। लेकिन जैसे ही कॉपर 2+ कॉपर में बदलना शुरू हो जाएगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ पहुँचा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया कॉपर 2+ ने, और कॉपर 2+ ने इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर आइटम बन के रॉड पर जमा होना शुरू हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन में सल्फेट आयन का नंबर क्या हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा, कॉपर 2+ आयन का नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब ऐसा होगा मेरे बच्चों तो ये सॉल्यूशन धीरे 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 निगेटिव 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 ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा। अब ज़रा सोचो तो सही कि अगर ये सॉल्यूशन धीरे धीरे पॉजिटिव और ये सॉल्यूशन धीरे धीरे निगेटिव हो जाएगा तो सोचो कि इसका जो है क्या होगा? थोड़ी देर में ही सेल काम करना बंद कर देगा।
अब बोलोगे सर क्यों बंद कर देगा, तो मैं इसका रीजन बताता हूं। जब Zn2+ में बदल के सोल्यूशन में आके गिर रहा है तो ये सोल्यूशन क्या हो रहा है, Zn2+ आयन का नंबर बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से क्या हो रहा है मेरे बच्चों, पॉजिटिव होता जा रहा है। तो ये सोल्यूशन जब पॉजिटिव होगा तो Zn2+ में जो बदल करके सोल्यूशन में आके गिर रहा है तो इससे Zn का Zn2+ में बदलने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। पूछोगे नहीं सर क्यों, तो इसकी वजह यह है कि Zn का Zn2+ में बदलने की टेंडेंसी इसलिए कम हो जाएगी मेरे बच्चों क्योंकि Zn2+ बन के कहां जाएगा, आसमान में तो जाकर नहीं, सोल्यूशन में गिरेगा। और ये सोल्यूशन क्या करेगा, जोर जोर से चिल्ला के बोलेगा ओए टू मच है, क्यों, क्योंकि Zn2+ ज्यादा हो गया तो यहां पर पूरा सोल्यूशन पॉजिटिव हो गया है और Zn2+ बन के सोल्यूशन में आके गिर रहा है तो आने वाला आयंस कौन है, पॉजिटिव है, और ये सोल्यूशन क्या हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका है। तो ये पॉजिटिव आने वाला आयंस और ये सोल्यूशन भी पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपल्शन करेगा कि नहीं करेगा। इसका मतलब Zn2+ में बदलने की टेंडेंसी अपने आप कम हो जाएगी क्योंकि अंदर वाला सोल्यूशन आने वाले Zn2+ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, Zn का Zn2+ में बदलने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे आपको भूख लगी है, खाना खाते हो ना भाई, हैं, अब उसमें खाना खा रहे हैं तो क्या होता है, शुरुआत में रफ्तार क्या होती है, धाएं 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 धाएं, हैं, जितना ज़्यादा भूख लगी होगी उतना तेज़ रफ्तार होता है। अब खाना कहाँ जा रहा है, पेट में जा रहा है। अब पेट में जा रहा है तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, पेट भरना शुरू हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, पहले रफ्तार साए साए था, अब धाएं धाएं हुआ, अब धू धू हो गया, धीरे धीरे हो गया, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, आकर के स्टॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अंदर वाला खाना आने वाले खाने को रिपेल करना शुरू कर देगा, क्योंकि अंदर जो है वो पेट में खाना का अमाउंट बढ़ चुका है, तो इसलिए ये टेंडेंसी जो खाने की टेंडेंसी है कम हो जाएगी। यही कहानी यहाँ पर भी है। सोल्यूशन पहले न्यूट्रल था तो धायना Zn2+ सोल्यूशन में आके गिर रहा था, ये सोल्यूशन पॉजिटिव हो गया तो अब Zn का Zn2+ में बदलने की टेंडेंसी कम हो गई क्योंकि ये आने का यहाँ पर जो है एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है, ये लेने को तैयार नहीं है, तो फिर Zn में बदलना बंद हो जाएगा। मित्रों तो दिमाग लगाओ, जब Zn में बदलेगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलोगे, इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएगा तो सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब इसका दूसरा हिस्सा देखो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा तो ये तो सोल्यूशन पॉजिटिव हो गया है, तो ये तो अब टेंडेंसी कम होती जा रही है। और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा भी तो ये Copper2+ क्या था, बोलो, Copper2+ 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर बन के एटम पे जमा हो रहा था। तो इस सोल्यूशन में पहले Copper2+ आयन और सल्फेट आयन का नंबर बराबर था तो सोल्यूशन न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से वहां पहुंच रहा था इस वाले हाफ सेल में तो Copper2+ को किस में बदल रहा था बच्चों, कॉपर में बदल के रॉड पे जमा कर रहा था। तो ये सोल्यूशन में क्या हो रहा था, Copper2+ आयन का नंबर घटता चला जा रहा था, तो बाय डिफॉल्ट सल्फेट 2- आयन का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ज्यादा निगेटिव होता चला जाएगा। और जब ये सॉल्यूशन बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाएगा मेरे बच्चों तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है मित्रों, माइनस चार्ज होता है, और ये सॉल्यूशन क्या हो गया है, माइनस चार्ज हो गया है। अरे क्यों माइनस चार्ज हो गया है, क्योंकि सल्फेट आयन का नंबर बढ़ गया है। सल्फेट क्यों बढ़ गया है, क्यों अलग से निकाल दिया है क्या मैंने, नहीं, बल्कि Copper2+ कम हो गया है, कॉपर रॉड पे जमा हो रहा है, तो सल्फेट बाय डिफॉल्ट क्या होगा, सोल्यूशन में मौजूद है तो ज्यादा हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पहुंचने से मना कर देगा, यानी ये Copper2+ क्या होगा, क्योंकि सल्फेट आयन ज्यादा हो गया है तो ये सोल्यूशन नेगेटिव हो गया है मेरे बच्चों। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है इधर एक्सेप्ट करने में इसको क्या होगी, मुश्किल आने लगेगी। इसका मतलब क्या होगा कि ये सोल्यूशन न इलेक्ट्रॉन ये छोड़ना चाहेगा धीरे धीरे और न ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो जैसे ही ऐसा सिचुएशन आएगा तो न ये इलेक्ट्रॉन देगा न ये इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसकी वजह से हमारा गैल्वेनिक सेल क्या हो जाएगा, वहीं के वहीं क्या हो जाएगा, सन्नाटा हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा, यानी करंट भेजना बंद कर देगा। अब बोलोगे सर वो तो ठीक है, फिर ये इसका क्या काम है, तो मैं बताता हूं इसका काम क्या है। इसका काम ये है कि ये जो KCl सॉल्यूशन इसमें लिया हुआ है और अगर लिया हुआ है, ये अगर क्या चीज़ है मैंने बताया लगी है, और इसको KCl के साथ मिक्स करके क्या करते हैं, हाईली विस्कस सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेते हैं। विस्कस सोल्यूशन क्यों बनाते हैं, क्योंकि आयंस का मूवमेंट ज़्यादा फास्ट ना हो, क्योंकि ज़्यादा विस्कोसिटी होने से सॉल्वेंट का क्या होता है, आयंस का मूवमेंट स्लो डाउन हो जाता है। तो ये जो Zn2+ सोल्यूशन में लगातार बढ़ रहा था, मान लो न्यूट्रल जब था तो Zn2+ सल्फेट आयन क्या था, बराबर था, लेकिन अगर मान लो 100 मॉलिक्यूल Zn2+ का सोल्यूशन में आ गया तो क्या हो गया, 2
200 प्लस चार्ज जनरेट हो गया। अब यहाँ पर ये गैल्वेनिक सेल क्या होगा, ये वाला हाफ सेल इलेक्ट्रॉन भेजना बंद कर देगा। तो जितना Zn2 प्लस न्यूट्रलिटी से ज्यादा आ गया है, पहले न्यूट्रल था तो उससे जितना Zn2 प्लस ज्यादा आ गया है तो उसका दुगुना Cl माइनस इस सॉल्यूशन में आके गिर जाएगा। कहां से? इस सॉल्ट ब्रिज से, क्योंकि ये सॉल्ट ब्रिज में KCl है, KCl पे K प्लस पे होता है, Cl माइनस होता है, तो ये सोल्यूशन को न्यूट्रल बनाएंगे तभी ना Zn2 प्लस में बदलेगा। तो जितना न्यूट्रलिटी से प्लस चार्ज ज्यादा हो गया है उसका दुगुना Cl माइनस आके सोल्यूशन में गिर जाएगा। बोलोगे सर दुगुना क्यों? तो Zn की वैलेंसी 2 होती है, तो 2 प्लस चार्ज को 2 Cl माइनस ही ने कंपनसेट कर सकता है। तो मान लो अगर 100 Zn2 प्लस ज्यादा हो गया है तो यानी 200 प्लस चार्ज ज्यादा होगा न्यूट्रलिटी से, तो 200 Cl माइनस आके यहाँ लुढ़क जाएगा, सॉल्यूशन को क्या कर देगा, फिर से न्यूट्रल बना देगा। और यही कहानी यहां पर है बच्चों। यहां पर कॉपर 2 प्लस रॉड पे जमा हो गया, अब सल्फेट आयन बचा, तो इसमें क्या मतलब हुआ कि इसमें सल्फेट आयन जो है 2 माइनस चार्ज रख रहा है, तो इस 2 माइनस चार्ज की वजह से सॉल्यूशन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो मान लो कि 100 या Zn2 प्लस था, 100 डेफिनेटली क्या होगा यहाँ पर, 100 2 माइनस भी होगा, क्योंकि यहां पर कॉपर 2 प्लस है तो सल्फेट 2 माइनस होगा। तो यहां पर 2 माइनस चार्ज पर मॉलिक्यूल्स पे आ रहा है, तो इसका मतलब अगर 100 अगर सल्फेट आयन एक्स्ट्रा हो गया है न्यूट्रलिटी से, तो यहां पर क्या होगा, इस सॉल्यूशन में से 200 के प्लस आयन इस सॉल्यूशन में आके गिरेगा और इस सॉल्यूशन को न्यूट्रल बना देगा। और जैसे ही ये दोनों सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा तो वैसे ही क्या हो जाएगा कि हमारा सेल फिर से काम करना शुरू कर देगा। तो ये सॉल्ट ब्रिज अगर ना हो मेरे बच्चों तो ये बैटरी थोड़ी देर में क्या हो जाएगी, इंतकाल कर जाएगी, यानी बैटरी काम करना बंद कर देगी। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। अब आइए, ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो अब आपसे क्या पूछेगा, बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या है, तो आप बता देंगे दैट डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये वाला फोटो बना देंगे। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में है ना क्या हुआ ये बता देंगे, रिडक्शन हाफ सेल में क्या हुआ ये बता देंगे, और ओवरऑल सेल रिएक्शन बता देंगे। ठीक है जी। अब आइए, यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल क्या होता है, अभी मैंने बताया, पहला टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ हाफ सेल ऑफ गैल्वेनिक सेल, यानी दोनों गैल्वेनिक सेल के दोनों हाफ सेल का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है बच्चों, मेंटेन करता है। क्या करता है, दोनों हाफ सेल का जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसको मेंटेन करता है। ठीक है जी। इट विल एक्ट लाइक ए इंटरनल सर्किट ऑफ गैल्वेनिक सेल। ये गैल्वेनिक सेल का इंटरनल सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है बच्चों। अब आइए, सॉल्ट इन सॉल्ट ब्रिज। ये जो सॉल्ट हम सॉल्ट ब्रिज में लेते हैं वो कैसा होना चाहिए, पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट इज टेकन इन सॉल्ट ब्रिज। तो याद रखो कि सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट ऐसा लिया जाता है जिसमें केटायन और एनायन, देखो यहाँ पोटेशियम केटायन और Cl माइनस क्या एनायन है, दोनों केटायन और एनायन का क्या हो, आयनिक मोबिलिटी सेम हो। क्या हो बच्चों, आयनिक मोबिलिटी, यानी आयन का मूवमेंट सेम रफ्तार से हो। बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो देखो ध्यान से, ये सोल्यूशन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया था, तो ये Cl माइनस आके लुढ़क के यहाँ सोल्यूशन में आके गिरा था तो न्यूट्रल बन गया था ये। अब सोचो कि जिस रफ्तार से Cl माइनस यहाँ आ रहा है तो ये सोल्यूशन न्यूट्रल हो रहा है, तो उसी रफ्तार से K प्लस को यहाँ आना पड़ेगा तभी ना सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। तो इसका मतलब दोनों हाफ सेल का न्यूट्रलिटी एक साथ होना चाहिए। अगर ये हाफ सेल न्यूट्रल हो गया, ये हाफ सेल न्यूट्रल नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं ना लेगा। तो इसका मतलब कि आपसे पूछेगा कैसा सॉल्ट लेते हैं सॉल्ट ब्रिज में, तो आप क्या कहेंगे कि दो सॉल्ट should be taken in salt bridge in which
आयनिक मोबिलिटी ऑफ बोथ द आयंस आर इक्वल, यानी कि दोनों आयंस की आयनिक मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसलिए हम KCl लेते हैं, और भी हम ले सकते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट भी लिया जा सकता है यहाँ पे, लेकिन आमतौर पे KCl ही लिया जाता है। ये क्वेश्चन आपको नीट में भी आ चुका है, JEE मेंस में भी आ चुका है कि भाई बताओ कि सॉल्ट ब्रिज में कैसा सॉल्ट लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे, ऐसा सॉल्ट लेते हैं जो देखने में सुंदर हो, ये नहीं लिख देंगे, क्योंकि क्या करते हैं बच्चे कि उनको पता नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं बात बनाने के लिए कुछ ना कुछ लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जामिया में जब पढ़ता था तो कई बार कॉपी चेक करता था, तो उसमें क्या होता था कि बच्चे जो है उनको आता नहीं था, तो सवाल में उल्टा पुल्टा कहानी लिख देते थे। तो आपसे जब पूछेगा कि भैया बताओ सॉल्ट ब्रिज में कैसा सॉल्ट लेते हैं, तो आप क्या ये नहीं लिखेंगे कि साहब सॉल्ट बहुत सुंदर होना चाहिए, देखने में हरा पीला होना चाहिए, ठीक है। ऐसा सॉल्ट लेते हैं जिसमें दोनों आयंस की आयनिक मोबिलिटी क्या हो, सेम हो, क्योंकि दोनों हाफ सेल एट ए टाइम क्या होना चाहिए बच्चों, न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब आइए दूसरी क्या खूबी होनी चाहिए, सॉल्ट शुड नॉट precipitated out the electrolytic solution of half cell, मतलब ऐसा सॉल्ट होना चाहिए जो कि दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट आउट ना कर दे, यानी उससे रिएक्शन ना कर ले। क्योंकि अगर मान लो सोचो कि अगर सारे है ना आयंस इसमें जो मौजूद हैं, अगर सब नीचे प्रेसिपिटेट आउट कर जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये जो सारा मामला है न ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना वो इलेक्ट्रॉन देगा। इसलिए दो खूबी होनी चाहिए सॉल्ट ब्रिज के अंदर सॉल्ट की। पहली खूबी क्या होनी चाहिए मेरे बच्चों कि ऐसा सॉल्ट होना चाहिए जिसमें दोनों आयंस की आयनिक मोबिलिटी क्या हो बच्चों, सेम हो। और दूसरी क्या खूबी होनी चाहिए कि वो जो है वो प्रेसिपिटेट आउट ना करे, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट आउट नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब हम लोग हेडिंग में डालेंगे सेल प्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, सेल प्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब बोलेंगे सर ये सेल प्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल क्या होता है, तो मैं अभी आपको बताता हूं। सेल प्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब देखो बच्चों ये जो डायग्राम आपने जो बनाया है ये कितना लंबा चौड़ा डायग्राम है, बहुत मेहनत करना पड़ता है इस डायग्राम को बनाने के लिए। तो इसमें क्या हुआ कि ये सेल इतना लंबा चौड़ा डायग्राम बना करके फिर जब सवाल पूछा जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि इतने लंबे चौड़े के डायग्राम को बनाने से बचने के लिए आपको ये एक टेक्निक सिखाया गया कि भाई सेल प्रेजेंट कर दो, यानी सेल को रिप्रेजेंट करो इस तरह से कि आपको इतना लंबा चौड़ा डायग्राम बनाने की जरूरत ना पड़े। ये जो आपका गैल्वेनिक सेल है इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में एनोड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एनोड, और दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में एनोड, लेफ्ट साइड में एनोड, और उसके ठीक बराबर में दो पैरेलल लाइन खींचते हैं, और ये सॉल्ट ब्रिज को दर्शाता है। किसको दर्शाता है मेरे बच्चों, सॉल्ट ब्रिज को। और राइट साइड में क्या ले देंगे, कैथोड, ठीक है। राइट साइड में क्या ले देंगे, कैथोड, ठीक है जी। ए सी यानी एनोड फर्स्ट एंड देन कैथोड, पहले ए सी, गर्मी का मौसम है तो ए सी, ठीक है, सी ए नहीं ए सी, ठीक है जी। अब क्या होता है कि ये सेल प्रेजेंटेशन है। अब इसमें क्या होता है कि जो कभी भी किसी भी सेल का डायग्राम ना बना के उसका सेल प्रेजेंटेशन दे देगा, तो इसका मतलब उसमें लेफ्ट साइड में एनोड लिखेगा, राइट साइड में कैथोड लिखेगा और दो पैरेलल लाइन खींच देगा। अब इसको हम दिखाएंगे कैसे, तो याद रखो जो एनोड वाले हाफ सेल में हुआ है वो हम यहाँ पर दिखा देंगे। तो एनोड वाले हाफ सेल में क्या हुआ, देखो Zn सॉलिड जो है वो किस में बदला है बच्चों, Zn2+ में। देखो हमने क्या किया, Zn सॉलिड और ऑब्लिक दे दिया, ठीक है, यानी Zn गेट कन्वर्टेड इनटू Zn2+, और लिखेंगे एक्वस और लिखेंगे 1 मोलर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर एक्वस दे देंगे, 1 मोलर दे देंगे, और फिर क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है जी। और जो पैरेलल लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो ये सॉल्ट ब्रिज दिख जाएगा।
और बताओ कि राइट साइड में क्या हो रहा है, तो बताओ कॉपर 2 प्लस एक्वस 1 मोलर किसमें बदल रहा है, कॉपर सॉलिड में। तो इसका मतलब ये जब आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा तो इसका मतलब ये सेल प्रेजेंटेशन है। क्या बच्चों, सेल प्रेजेंटेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको कोई भी गैल्वेनिक सेल का सेल प्रेजेंटेशन होगा तो उसमें लेफ्ट साइड एनोड होगा, राइट साइड में कैथोड होगा, और एनोड पे जो हो रहा है वो लिखना है। Zn सॉलिड किसमें बदला है, Zn2 प्लस में, और कॉपर 2 प्लस किसमें बदला, कॉपर में, कैथोड साइड में। तो इसका मतलब ये आपको सेल प्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब याद रखो फॉर गैस इलेक्ट्रोड, क्या गैस इलेक्ट्रोड, अगर मान लो कोई गैस को इलेक्ट्रोड के फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहता है, कब इस्तेमाल करेंगे अभी हम बताते देते हैं। फॉर गैस इलेक्ट्रोड प्लैटिनम रॉड शुड बी टेकन, शुड बी टेकन। जैसे मान लो कहेगा ZnHCl सेल है, ठीक है जी। अब यहां पर आपको मालूम है कि बोलेगा इसका सेल प्रेजेंटेशन दो, तो जिंक क्या है, लेफ्ट साइड में है, और HCl क्या है, राइट साइड में है। तो अब बताओ क्या होगा, Zn किस में बदलेगा, सॉलिड Zn2 प्लस में ही तो बदलेगा ना भाई, क्योंकि लेफ्ट साइड में इसका मतलब मोस्ट रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन क्या है, लेस रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। तो दो क्या करेंगे, पैरेलल लाइन खींच देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो रहा है, H प्लस ऑब्लिक H2 नहीं होगा। देखो ध्यान से, यहाँ जो HCl होगा तो ये H प्लस और Cl माइनस में तो बदलेगा। तो क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन छोड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली कौन लेगा, H प्लस ही तो लेगा। तो H प्लस किसमें बदल रहा है, H2 में। अब क्योंकि हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ पर प्लैटिनम वायर साथ में लिख देंगे। तो प्लैटिनम वायर लिखने का मतलब क्या है कि प्लैटिनम वायर पे इलेक्ट्रोड, मतलब प्लैटिनम वायर को इलेक्ट्रोड के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, और वो गैस के साथ है। तो जब भी प्लैटिनम लिया जाएगा समझ लो बच्चों, तो समझ लो कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रोड लिया गया है वो गैसियस फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, अब आइए आपके एग्जाम में ये 1 नंबर का सवाल आता है। कौन सा सवाल भाई, बोलेगा सेल प्रेजेंटेशन दे दो गैल्वेनिक सेल का। तो ये आपको कैसे लिखना पता चल गया, लेफ्ट साइड में एनोड देना है और 2 पैरेलल लाइन खींचना है, और राइट साइड में क्या कर देना है मेरे बच्चों, कैथोड दे देना है। अब ये ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट साइड में जो हो रहा है वो लिखना है, राइट साइड में जो हो रहा है वो लिखना है, और पैरेलल लाइन खींच देना है। और दूसरी बात कि जब भी अगर कोई गैस इलेक्ट्रोड हो, जैसे हाइड्रोजन हो गया, या है ना प्लैटिनम, या फिर है ना Cl2 गैस हो गया, तो देखोगे वहाँ पर सवाल में दिया रहेगा तो प्लैटिनम साथ में लगा रखेगा। प्लैटिनम लगाने का मतलब है कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रहा है वो हाइड्रोजन गैस प्लैटिनम पे एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी सरफेस पे अटैच हो रहा है। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि सर प्लैटिनम ही क्यों लेते हैं। तो प्लैटिनम मेरे बच्चों नॉन रिएक्टिव मेटल है, वो रिएक्शन नहीं करता, इसलिए प्लैटिनम को जब भी इलेक्ट्रोड लेंगे तो वहाँ पर जो, क्योंकि गैस रिलीज हो रहा है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रोड जो लेंगे वो क्या ले लेंगे, प्लैटिनम, क्योंकि प्लैटिनम रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है बच्चों, अब आइए हम लोग बात करेंगे हेडिंग में डालेंगे बच्चों, ह्यूमिडिटी की वजह से बार बार बोर्ड जो है ना गीला हो जा रहा है, इसलिए लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या देखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझ लो कि हमने आपको बताया था कि गैल्वेनिक सेल में जिंक वाले हाफ सेल से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया था, बोलो, कॉपर वाले हाफ सेल में गया था। तो आपने मुझसे पूछा था कि सर जिंक वाले से क्यों गया, कॉपर वाले से क्यों नहीं आया। तो मैंने इसका 10th लेवल का जवाब दिया था कि भाई जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो छोड़ता है, जो कम रिएक्टिव होता है वो लेता है, और जो छोड़ता है यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो वो क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, और जो लेता है वो रिडक्शन प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, लेकिन इसका टेक्निकल जवाब जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में आ सकता है। किसके टर्म में आ सकता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पहले ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल
इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है जी। अब आइए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है कि जिंक वाले हाफ सेल से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? कॉपर वाले हाफ सेल में। तो जिंक वाले हाफ सेल से जब इलेक्ट्रॉन कॉपर वाले हाफ सेल में गया तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है, इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा। और करंट जो फ्लो होता है तो करंट का कितना अमाउंट फ्लो होगा, वो जो अमाउंट ऑफ करंट होता है उसी को ईएमएफ ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है जी। तो हम क्या कहेंगे ईएमएफ ऑफ सेल? इट इज डिफाइंड एज द amount of current flows in a galvanic cell due to electrode potential difference। अभी मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस between two half cell, ठीक है, is known as electrode potential, is known as EMF of cell। क्या कहते हैं इसको? EMF of cell कहते हैं। ठीक है जी। EMF ऑफ सेल किसे कहते हैं? जब किसी भी गैल्वेनिक सेल में दोनों हाफ सेल के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसकी वजह से जो करंट फ्लो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? EMF ऑफ क्या कहते हैं बच्चों? EMF ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है जी। तो EMF ऑफ सेल जो होता है, हमेशा याद रखो, EMF ऑफ सेल अमाउंट ऑफ करंट को कहते हैं जो दोनों हाफ सेल के बीच क्या होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से जो करंट फ्लो होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ईएमएफ ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है बच्चों। अभी इंक भर रहा हूँ भाई, कोई है नहीं तो इसलिए जो है मुझे जो है ये सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है, इसलिए पेशेंस रखो। ठीक है। तो ईएमएफ जो होगा, लो तो इंक भरने के बाद और ख़राब हो गया, चलो इसको और ठीक करते हैं। तो ईएमएफ क्या होगा बच्चों? ईएमएफ जो होगा वो बेसिकली इसी को हम लोग ई सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ई सेल। और ई सेल जो होता है वो ई कैथोड माइनस ई एनोड के बराबर होता है। यानी ई कैथोड क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ड्यू टू कैथोड है, और ई एनोड क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ड्यू टू एनोड है। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, इसलिए सिंपली याद रखो कि जैसे आप इन्वर्टर जो इस्तेमाल होता है, बैटरी जो इस्तेमाल होता है इन्वर्टर में, तो आपने देखा होगा 6 वोल्ट की बैटरी होती है, 12 वोल्ट की बैटरी होती है ना, 24 वोल्ट की बैटरी होती है, आपने नाम सुना होगा। तो वो जो 6 वोल्ट की बैटरी होने का मतलब क्या है? जैसे कहें कि 6 वोल्ट की बैटरी है तो इसका मतलब जो वहाँ पर आप बैटरी को देखोगे तो उसमें 2 टर्मिनल लगा होता है। ठीक है। तो दोनों एक पे प्लस लगा होता है, एक पे माइनस साइन लगा होता है। तो दोनों हाफ सेल, ये जो बैटरी एक ही साथ है उसमें 2 हाफ सेल अंदर रखा हुआ होता है। तो दोनों हाफ सेल के बीच जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, अगर हम कहें 6 वोल्ट की बैटरी, इसका मतलब दोनों हाफ सेल के बीच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा? 6 वोल्ट के बराबर होगा। यानी कि अगर उस बैटरी को चार्ज करेंगे हम तो वो बैटरी कब तक चार्ज होगी? जब तक के दोनों हाफ सेल के बीच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस 6 वोल्ट के बराबर ना आ जाए। ठीक। अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मोटा मोटा बात समझ लो, अभी हम इसका डिटेल में समझा देंगे। अगर मैं कहूं 12 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम उस बैटरी को चार्ज करेंगे तो इसका मतलब दोनों हाफ सेल के बीच तब तक है ना हम उसको चार्ज करेंगे जब तक कि दोनों हाफ सेल के बीच यानी दोनों इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का ना पहुंच जाए। अगर 12 वोल्ट का पहुंच गया इसका मतलब बैटरी चार्ज हो गई। और अगर उस बैटरी को हम बाहर भेजेंगे, करंट भेजने के लिए रखेंगे, तो वो 12 वोल्ट तब तक है ना करंट भेजता रहेगा बैटरी जब तक कि 12 वोल्ट
का जो है ना वैल्यू है वो जीरो का डिफरेंस के बराबर ना आ जाए, यानी जब दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो आ जाएगा, इसका मतलब बैटरी डिस्चार्ज कर गई। तो ईएमएफ ऑफ सेल जो है किसी भी सेल का अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बच्चों, ई कैथोड माइनस ई एनोड करेंगे, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड में से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड दिया होगा तो उसमें से इसमें से इसको घटा देंगे। आप बोलेंगे सर ये कहाँ से आएगा, तो इसका वैल्यू गिवन होगा जो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ईएमएफ ऑफ सेल ऐसे निकालते हैं, और इसी को हम लोग ईएमएफ सेल का एक और भी तरीका होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट भी कहते हैं। राइट लेफ्ट क्यों बोला, क्योंकि आप जानते हैं कैथोड क्या होता है बच्चों, राइट साइड होता है, एनोड क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है समझ में आ गया। ठीक है, अब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो याद रखो गैल्वेनिक सेल में जो ई सेल जो होता है वो क्या होता है, दोनों हाफ सेल के बीच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसके बराबर जो करंट फ्लो होता है उस अमाउंट ऑफ करंट को क्या कहते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल कहते हैं। और ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है वो ई कैथोड माइनस ई एनोड के बराबर होता है। और ईएमएफ जो होगा वो हम कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड दिया रहेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड दिया रहेगा, तो कैथोड में से एनोड को घटा देंगे, जो वैल्यू दिया रहेगा जो आगे दिया जाएगा, अभी हम बताएंगे, सवाल बना करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ईएमएफ का वैल्यू निकल जाएगा, वो वोल्ट के फॉर्म में आ जाएगा। और हमने कहा कि बैटरी में 6 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों हाफ सेल के बीच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है, 6 वोल्ट के बराबर है, यानी बैटरी तब तक चार्ज कर सकते हैं जब तक कि दोनों हाफ सेल के बीच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस 6 वोल्ट के बराबर ना आ जाए। ठीक है बच्चों, अब जो है हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है बच्चों।